बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, अगर बात करें तो FIA के जानब से अच्छा काम किया गया, डंकी लगाने वाले लोगों को पकड़ा जाता है और मौजूदा जो DG हैं उनकी जानब से FIA के जो ऐसे एहलकार जो इस काम में मुलव्वस थे और डंकी लगाने के लिए जो एजेंट हैं जो बाहर लोगों को भिजवाते हैं, उसमें FIA के एहलकार भी इसमें मुलव्वस थे। उनके खिलाफ मुकदमा किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, उनके खिलाफ इंक्वायरी की गई और जो साबित हुआ उनको सज़ा भी दी गई, नौकरियों से भी निकाला गया। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मसला सामने आ चुका है कि FIA ऐसे लोगों को जो बिल्कुल जो है वो जिनके पास पासपोर्ट, जिनके पास वीज़ा और जो कानूनी लोग होते हैं जो बाहर जाकर अपना रोज़गार कमाना चाहते हैं, उनको ऑफलोड करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है जी कि चूँकि FIA के DG की जानब से सख्ती की गई, अच्छी बात है कि सख्ती की गई है, डंकी लगाने वालों को नहीं जाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो वाकई हकीकी तौर पर जो अपने रोज़गार के सिलसिले में फॉरेनर कंट्री में जाते हैं ताकि ज़र मुआदला पाकिस्तान में भिजवाया जा सके, उनको ऑफलोड किया जाता है। और ऐसी एक तंजीम जो कि इनको देखती है और उनको मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं उनका नुकसान होता है, वो टिकट भरते हैं, पैसे लगाते हैं और उनका मकसद यही होता है कि फॉरेनर कंट्री में जाकर किसी भी बैरून मुल्क जाकर वो अपना रोज़गार कमा सके। क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो नौकरियों की, जैसे आपको पता है कि इस वक्त बेरोज़गारी का जो इस सिलसिला चल रहा है वो तो शायद लामतनाही तौर पर चल रहा है और कभी शायद ये रुक ना पाए और इसके ऊपर शायद हम काबू ना पा सकें। फिर ऐसी सूरत हाल में जो लोग बाहर जाते हैं उनको फिर क्यों तंग किया जाता है? क्योंकि ये बात जो है वो कानूनी शहरियों को ऑफलोड करना, ये एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है। इस हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ प्रमोटर्स एसोसिएशन, जो बाकायदा तौर पर ये जो तंजीम है ऐसे ही लोगों को जो है वो उनकी ट्रेनिंग करती है, उनको जो है वो वीज़ा फैसिलिटेशन के बाद उनको जो है वो रोज़गार फराहम करने के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ, मुख्तलिफ ममालिक बल्कि 6 ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ इनका MOU और वहाँ पर इनको पहले जो है वो वीज़ा फराहम किया जाता है और नौकरी दे दी जाती है। लेकिन जब ऐसे लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनको ऑफलोड किया जाता है। हमारे साथ इस तंजीम के साहब के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है सैयद अतर इकबाल साहब। वेलकम सैयद अतर साहब, आपको इस हवाले से जो है वो आज बात करते हैं कि क्या कौन से ऐसे मुश्किलात का सामना है, मसाइल दरपेश हैं। और हमारे साथ मौजूद है फैसल खान साहब, एडवाइज़र टू सेंट्रल चेयरमैन ये पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ प्रमोटर एसोसिएशन के सेंट्रल जो है वो एडवाइज़र टू सेंट्रल चेयरमैन, इनसे भी बात करते हैं। वेलकम प्रोग्राम में कहते हैं फैसल साहब आपको। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि जो है वो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ सैयद अतर इकबाल साहब की जानब से, मुझे ये बता दें कि आपका पर्पज़ क्या है, आपकी तंजीम क्या काम करती है? आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया है। जो CPO पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन है, ये हमारी तंजीम जो पूरे पाकिस्तान में इसके वैलिड मेंबरान चल रहे हैं वो 2700 के करीब है। लाइसेंस गवर्नमेंट ने 5100 के करीब। और ये रजिस्टर्ड तंजीम है? ये रजिस्टर्ड है। हम HR मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। HR मिनिस्ट्री के अंडर फिर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन आता है जो हमारे पेपर्स को, सारों को, डिमांड्स को चेक करता है। उनके अंडर जो हमारे मेन प्रोटेक्टर ऑफिस हैं वो 8 हैं। स्मार्ट प्रोटेक्टर इन्होंने 3 नए खोले गवर्नमेंट ने। अब हम इनके जो डिमांड बाहर से लेके आते हैं, हम बाकायदा मार्केटिंग करके वहाँ पे कैसे इस डिमांड का आपको पता लगता है? देखिए, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं, हम खुद जाते हैं, डोर टू डोर फिरते हैं, कंपनियों को जाते हैं, किन के टेंडर हुए, किन को क्या प्रोजेक्ट मिले, ठीक है, कुछ मालूमात हमें एम्बेसी से मिलती हैं। उसके बाद हम जाके इनके साथ वहाँ पे कंपटीशन में मार्केटिंग करते हैं, जहाँ पे दूसरे सार्क ममालिक दूसरे भी हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है। हम इनके बीच में रहते हुए अपनी मदद आपके तहत, ये एक वाहद इंडस्ट्री और अदारा है कि जिसके अंदर काम करने वाले किसी प्रमोटर पे गवर्नमेंट का सिंगल पेनी लोन नहीं है। 100% इनके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट होती है पहले प्रमोटर खुद करते हैं, उसके बाद आके इनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमें परमिशन दी जाती है, उसके बाद हम एडवर्टाइजमेंट की अलहदा गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अलहदा परमिशन। किसी भी मुल्क जो मुझे ये बता देंगे कौन से ऐसे 6 ममालिक हैं जहाँ पर आपका MOU है और आप लोगों को वहाँ पर भिजवाते हैं? ये गल्फ़ कंट्री है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, UAE है और उसके अलावा मलेशिया है। इन ममालिक में जिधर भी कोई जॉब होती है आप हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के साथ इश्तिहार देते हैं?
हर एक के, उसके बगैर हम दे ही नहीं सकते, गैर ठीक है। कानूनी है। आगे फिर क्या है उसका अगला प्रोसीजर उसके क्या है? प्रोसीजर है, जिस टाइम पे इनको तमाम की हम लोग इनके ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू करने के बाद उधर से बाकायदा डेलीगेशन आते हैं, हर मुल्क से उनके इंजीनियर्स आते हैं, किसी को कंस्ट्रक्शन में बंदे चाहिए, किसी को मैकेनिकल में बंदे चाहिए, किसी को आईटी में चाहिए, किसी को हेल्थ में चाहिए। हम लोग जब ये बंदे सारे इनको देते हैं, इंटरव्यू हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, इनके मेडिकल होते हैं। मेडिकल की दुश्वारियां अपनी जगह पे, फिंगर मेडिकल क्लियर हो जाता है, वीजा लगा होता है, सब हर चीज़ें। चीज डॉक्यूमेंट तमाम मुकम्मल क्वाश पूरे फिर होते हम हैं। प्रोटेक्टर गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ठीक। अब इस एग्रीमेंट पे बंदा जा रहा है, आप इसे प्रोटेक्ट करें, वो दोबारा इसको चेक करके ऐसे sticker- लोगों को तो मेडिकल करवाने में बड़ी दुश्वारी का सामना होता है, कई की माँ, और असली बात फिर है। फेल कर दिया जाता है जानबूझकर। बिल्कुल, उसके बीच में असल चीज़ है कि मेडिकल का जो दौरानिया है वो सिर्फ 2 माह है। 2 माह के अंदर आपने वीज़ा भी लगाना है, बंदे को चढ़ाना भी है, और ये सारी और चीज़ें बाद करनी दफा वीजा लग जाता है और जो है वो मेडिकल नहीं होता, नहीं, मेडिकल पहले करवाना मेडिकल पड़ेगा। पहले के करवाना बगैर होता वीजा है। एंडोर्समेंट नहीं होता। नहीं तो जो मेडिकल में अगर कोई फेल वो एलिजिबल पॉजिटिव अगर कोई बीमारी आ जाती है, एम्प्लॉयर को हम स्टेटस भेज देते हैं कि अनफिट हो गया मेडिकली, नहीं कंटेजियस डिजीज अगर है, उसको कोई फैलने वाली बीमारी है तो वो नहीं जा सकता। अच्छा फैसल खान साहब, मुझे ये बताएं कि महज जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की है, आप कहते हैं कि महज शक की बुनियाद पर FIA ऑफलोड कर देता है, महज शक की बुनियाद पर। जी, तो FIA के माइंड में क्या है, कौन सी ऐसी आप समझते हैं कि वजह है? हो सकता है कि आपके ये जो जिन शहरियों को आप भिजवाते हैं, अगर वो किसी भी ज़ाहिर अगर टर्की आप भिजवाते हैं तो वहाँ से डंकी लगती है। जी, इस चीज़ का क्या आप श्योर करेंगे, या इस चीज़ का आप क्या इसकी गारंटी होगी कि वो टर्की से आगे वो डंकी नहीं लगाएंगे? ये एक सवाल है मेरा। सर आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, और इसी की बुनियाद पे ये जो इश्यूज आगे भी क्रिएट हो रहे हैं जो ऑफलोडिंग के, वो ये समझते हैं FIA वाले कि भाई ये जो बंदा जा रहा है, ये इसके पास जो इसका इंटेंशन जो है ना वो ये है कि वाया यहाँ से आगे से ये मूव कर जाएगा किसी और कंट्री में। ठीक है। इवन कि जब आप लीगल माइग्रेशन कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे एक मुझे जवाब दे दें सवाल मेरा, कि इस वक्त जब ये बंदा टर्की जाता है तो उस वक्त उसके पास टर्की की कोई जॉब का वहाँ पर जो वीज़ा होता है, वहाँ पर जो है वो एक प्रॉपर आप ज़ाहिर अगर वीज़ा होता है जॉब का तो फिर उस वक्त वो दिखाएगा कि मैंने वहाँ पर जॉब करनी है। बिल्कुल वो दिखाते हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के थ्रू जो लोग यहाँ से मुल्क से बाहर जाते हैं, उनके पास प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, उनके पास प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स की प्रोटेक्शन की स्टैंप होती है, स्टिकर लगा होता है बाकायदा तौर पे पासपोर्ट के ऊपर। ये इसके हवाले से ऑलरेडी उनको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का ऑर्डिनेंस है 1979 का, उसके तहत ये लोग जो है ना मोबिलाइज होते हैं पाकिस्तान से, जिसको वो प्रोटेक्शन लग जाती है। इसका मतलब है कि वो बंदा क्लियर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये लीगल माइग्रेशन पे जा रहा है, ठीक है, ILO की रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। लेकिन फैसल साहब मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि ये तो एक आधा केस हो सकता है ना, तो 4 केस हो गए, आप मुझे डाटा बताएं कि कितने जो है वो ऐसे कानूनी शहरी जो हैं जो बाहर रोज़गार कमाने के सिलसिले में जाना चाहते हैं और उनको ऑफलोड किया गया? अभी इस वक्त जो हमारे पास डाटा मौजूद है, जो हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, और ये कब से ज़्यादा शुरू हुआ है? ये सर लास्ट 2 वीक से जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड अप हुआ हुआ है। इसमें डेली बेसिस पे काफ़ी केसेस जो है ना रिपोर्ट हो रहे हैं। इवन कि यस्टरडे जो फैसलाबाद एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। इवन कुछ जस्ट ऑफलोड किया जाता है, उसके बाद कोई ऑफलोड कर देते हैं, कोई तहकीक, कोई सिर्फ ये कि भाई ये आगे हम मुतमईन नहीं है, कोई रीज़न नहीं प्रॉपर दिया जाता उसको। मैं अतर साहब को पूछना चाहता, अतर कबाल साहब बताइएगा कि क्या कोई ऐसी रीज़न, देखें ऑफलोड कर दिया है, उसके बाद अगर वो जेन्युइन बंदा है और वो जाना चाहता है तो ऑफलोड करने के बाद उसका तो नुकसान भी हो गया, और फिर वो उसके FIA क्या बताता है उसको कि आप फारिग हैं, आप नहीं जा सकते? FIA से वहाँ पे वर्कर भी, हमारे बंदे भी उनसे बहस करते हैं, आप रिटर्न में हमें लिख के दें कि वजह क्या है। कोई किसी जगह से रिटर्न में वजह लिख के नहीं दे रहा है। प्रोटेक्टर ऑफिस जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है, उधर हमारे लाहौर के डायरेक्टर ने भी, दूसरों ने भी FIA इमिग्रेशन से बात करने की भी कोशिश की है ना, उन्होंने कहा जी हमें शक की बुनियाद पे उतारने का पीछे से ऑर्डर है। ठीक है। आप आजकल चूंकि सख्ती भी हुई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया हुआ है, जो हादसा होता है आपको कश्ती का हादसा जो हुआ है, लोग मर जाते हैं स्पेन और यूनान के हादसे की वजह से उन्होंने, क्या उस वजह से तो ये सख्ती हो चुकी है? ये उसी के जो है ना साइड इफेक्ट्स हमारे जो लीगल प्रमोटर्स भेज रहे हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, उनके ऊपर आ रहा है।
अब ये देखें कि पिछले साल हमने 8,62,625 लोग जो है ना वो भेजे हैं 2023 में, और 2024 में लेकिन अतर साहब, 7,27,381 लोग। कितने लोग 2000 अभी आप डाटा क्या बता रहे हैं? 7,27,381 लोग जो है ना हमारे थ्रू जो अभी 2024 में गए हैं। ठीक है, अभी दुबई के बंद होने के बावजूद, दुबई का बंद होने के बावजूद अगर ये दुबई ओपन होता तो ये हमारा तो ये अगर जितने लोग जाते हैं पाकिस्तान से बाहर तो ज़रा मुबादला जो है पाकिस्तान में आएगा बिल्कुल, और उसका ज़ाहिर यकीनी तौर पर 30 to 34 जो है ना वो बिलियन के करीब जो है ना हमें रेमिटेंसेज आ रहे हैं ओवरसीज से। ठीक है फैसल साहब, ये हम ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक के बाद मैं अतर साहब से करूँगा सवाल कि ये महज शक की बुनियाद पर सख्ती यकीनन होनी चाहिए जी। डंकी लगाने वालों को हम सपोर्ट नहीं करते, और ना ही यहाँ पर जो है वो जो तंजीम है जो पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ प्रमोटर्स एसोसिएशन है वो भी कहते हैं जी हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, पकड़े। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ऐसे लोग जो जेन्युइन हैं और वो जाना चाहते हैं और वो डंकी लगाने वाले नहीं हैं, उनका कैसे चेक होगा कि वो कैसे उनको ऑफलोड तो कर दिया जाता है, कैसे उनका जो है वो ये सारा फ्यूचर कैसे बचाया जा सकता है? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह जो है वो कानूनी शहरी अगर बाहर जाते हैं तो उनको ऑफलोड किया जाता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर यह भी बात है कि अगर इनको अगर कोई ऐसा शहरी जिसको कानूनी तौर पर बाहर जाता है और शक की बुनियाद पर ऑफलोड कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद उसका फ्यूचर क्या है, यानी कि अगर दोबारा वो क्या करेगा, इसके ऊपर जो है वो सैयद अतर कबाल साहब से पूछते हैं। अतर कबाल साहब बताइएगा कि एक शहरी को ऑफलोड कर दिया एयरपोर्ट के ऊपर तो फिर उसका क्या फ्यूचर है? दोबारा वो अप्लाई करेगा? अगर दोबारा उसका वीज़ा लगता है, अगर वो चला जाता है तो फिर वहाँ पर जो है वो शायद रिकॉर्ड में भी आ जाता होगा, अगली कंट्री भी पूछ सकती है कि क्या क्यों ऑफलोड किया गया, तो उसका फ्यूचर तो तबाह हो गया। आपने जिस तरह वक्फा लेने से पहले एक मियाँ साहब सवाल किया था कि डंकी लगाने वाले के साथ हम लोग नहीं खड़े, बिल्कुल हम नहीं खड़े। हुकूमत वक्त हो, मीडिया हो, जिस वक्त ये हादसा होता है मरने वालों के साथ हमदर्दी होती है, ठीक है जी, हो गई। इन बच्चों के ऊपर, इन वर्करों के ऊपर, इन जवानों के ऊपर जो लोग 35-35, 40-40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके भेजते हैं, हुकूमत वक्त उनके ख़िलाफ़ जब तक उनके लवाहकीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी ये सिलसिला नहीं रुकेगा। हम लोग हमदर्दी का उनको एक दे के एज दे के उनको छोड़ देते हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है, आगे भी जारी है। उनका नस्ला जो लीगल लोग भेज रहे हैं उनके ऊपर ना गिरे। एक बंदा जिसका ऑफलोड हुआ उसका टिकट गया, हमारे से हमारी कंपनी ने पूछा कि एक आपके पास सही वीज़ा हमने दिया हुआ था, आपकी गवर्नमेंट क्यों रोक रही है? हम उन्हें ये कहें कि इसको शक की बुनियाद पे रोक दिया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी वहाँ पर जीरो ही होती होगी। गवर्नमेंट की भी हो रही है कि आप पाकिस्तान अगर वहाँ पर जो है वो तो यहाँ से मेन पावर का जो भी सिलसिला है कंपनी ये टूट के इंडिया और बांग्लादेश की तरफ जा रही है। हमारी अफरादी कुव्वत बाहर जाने में आगे से आगे कमी आएगी। एक ज़र मुबादला सालाना कितने अरब हम कमाते हैं? जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का है वो 27 से लेके 30 अरब डॉलर तक आ रहा है, सालाना आ रहा है। आपकी इंडस्ट्री आपको दे रही है 30-32 अरब डॉलर। आपकी इंडस्ट्री के ऊपर कर्जा कितना है? 50 ट्रिलियन रुपीस जो स्टेट बैंक का है, जो 37.5 अरब डॉलर बन रहा है। हमने तो आपसे लोन नहीं लिया हुआ, कोई पैसे नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट करके भेज रहे। हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं, हम मुतालबात रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें आसानियाँ चाहिए। तो इस मामले के ऊपर अतर साहब कभी आपने हुकूमत वक्त को लिखा है ये सारे मामला? बिल्कुल हमने लिखा है, FIU को लिखा है कि ये मसाइल आपको दरपेश है, कोई आपको देखिए हमने पॉजिटिव रिस्पांस मिला कभी? हमने सबसे पहले तो अपने रेगुलेटर, अपने DG तक इतला पहुँचाई, उनकी वसासत से हमने जाके अपने मिनिस्टर चौधरी सालक साहब से मीटिंग की। ठीक है। अब ये मीटिंग और कमेटियों के चक्कर में रोज़ की बुनियाद पे बंदे तो वैसे ही ऑफलोड हो रहे हैं। नुकसान हमारे प्रमोटर्स का हो रहा है, वर्कर ने तो नहीं वो पैसे भरने दोबारा। अगर वो ऑफलोड हुआ बंदा दोबारा चढ़े भी ना, हमारी तो वीज़ा कास्ट भी गई, प्रोटेक्टर के पैसे भी गए, टिकट भी गए और कंपनी भी हमारे हाथ से गई। हम लोग किस जगह पे जाके खड़े हो रहे हैं? हमें इस टाइम पे मुल्क को $1-1 की ज़रूरत है। हम जब वर्कर को ही बाहर नहीं भेज रहे, एक टाइम
इस टाइम पे अपोजिशन कह रही है बाहर से ज़र मुआदला मुल्क में ना भेज। आप अपोजिशन वाला आप लाना चाहते हैं। हाँ, हम अगर मुल्क में लेके आना चाह रहे हैं, अब जब वर्कर ही बाहर नहीं जाएगा भेजेगा कौन? बिल्कुल, मार्केट आपके हाथों से स्लिप हो रही है। बांग्लादेश हमारा यूई 1 साल से नहीं खुला है। अब जहाँ पे 2-2.5 लाख बंदे सालाना जाते थे, इस टाइम पे 64,000 बंदा अगर 2024 में गया है, वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे गया, गवर्नमेंट की कंपनियों में गया। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका तमाम वीज़ा बंद है। वैसे यहाँ पर एक मैं सवाल मेरा ये भी बहुत लोग जानना चाहते हैं, चूँकि आपके रेलिवेंट है कि यूएई ने दुबई खास तौर पर बात करेंगे, उन्होंने हमारा जो है वो उस तरह वीज़ा नहीं फराहम किया जाता, वीज़ा बंद कर दिया। उसकी क्या वजूहत? वो कुछ अपनी नई शराइत लेके आ रहे हैं, जिसके बीच में करैक्टर सर्टिफिकेट होगा, कुछ पाबंदियाँ लगाएंगे कि भाई ये टिकटॉक ना बनाए, उनकी मजहबी और मुल्क के ऊपर कोई किसी किस्म की तनकीद ना हो। इसके साथ साथ हम 2 चीज़ें हैं जो एट ए टाइम चल रही हैं। जिन बंदों ने डंकी लगानी है ना, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लेगा। जिसने जाके वहाँ पे भीख मांगनी है, क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने तो मुल्क से बाहर जाना है, आगे से उनका रूट है। देखें जी, रूट है तो एक जिसने मुल्क से जिसने डंकी लगा के जाना है, तो वो टर्की तक लीगल वीज़ा लेके भी वहाँ से स्किप हो सकता है। ईरान का वीज़ा लेके भी तो जा सकता है। एनओसी नहीं एम्प्लॉयर देता, एनओसी नहीं प्रोवाइड करता। नहीं, लेकिन दिल के अंदर किसी के जानकर कौन देख सकता? कोई नहीं देख सकता। ये से हम एग्री करते हैं। वो इस चीज़ पे हमारी जो प्योपा का ये मौका चलो दूसरी तरफ आ जाते हैं। प्योपा का जो सऊदीया से कौन सी वर्कर ने आज तक डंकी लगाई है? फैसल साहब ये बता दें कि आपके पास तो ये भी डाटा होगा कि आपके भिजवाए हुए बंदे जो आपके थ्रू जाते हैं, आप कहते हैं कि वो बिल्कुल उनके हर दस्तावेज़ात मुकम्मल होते हैं, प्रॉपर एक लीगल हर चीज़ करने के बाद उनको भिजवाया जाता है। तो क्या कोई ऐसा डाटा है कि आपके भिजवाए हुए बंदों में स्किप हुए हैं लोग? नहीं, अभी सो फार हमारे पास ऐसा जो है ना नहीं है। सम टाइम सऊदी अरेबिया में रिपोर्ट्स होता है, वो उन लोगों का होता है जो यहाँ से फ्रीलांस वीज़ा लेके जाते हैं, जैसे कि आईटी के लोग हैं, ये दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं, वो अब जाना शुरू हुए हैं। उससे पहले जो लोग कुछ जाते थे उनकी प्रॉब्लम्स आती थी। आपकी इस किस्म की कोई शिकायत नहीं है? जो हमारे प्रोमोटर्स के थ्रू जाते हैं, इसमें कंप्लेंट रेशो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। फर्ज करें फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह स्किप होता है तो फिर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? वो पाकिस्तान एम्बेसी को हम रिपोर्ट करते हैं। वहाँ पे वेलफेयर अताशी होते हैं, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी जो है, ठीक है, वो इसी पर्पज़ के लिए तैनात होते हैं। उनको फिर हम उनकी नोटिस में ले जाते हैं और यहाँ से अपने रेगुलेटर को लिख के देते हैं कि बंदा कंपनी से स्किप हुआ है, इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए सिस्टम के अंदर, कि दोबारा माइग्रेट होना चाहे तो ये माइग्रेट ना हो सके। वहाँ से भी अगर ये डिटेन कर लेती है उनकी अथॉरिटीज़, या ये आउटपास पे आता है, जिस तरह भी आता है, तो इसको जो है ना यहाँ पे दोबारा से लीगल माइग्रेशन, यानी आप प्रॉपर कार्रवाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा है, आप वैसे आपका जवाब ये है कि अभी तक आपका कोई ऐसा डाटा नहीं है कि लोग आपके जरिए गए और स्किप हो गए और वहाँ पर जो है वो नहीं है। अभी फिल फॉर एज सच कोई डाटा हमारे पास इस हवाले से नहीं है अभी तो। बल्कि ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि तुर्की ने पॉलिसी थोड़ी रिलैक्स की है, उसमें वर्क वीज़ा की रेशो बढ़ी है। जरा ये भी बता दें ताकि नाज़रीन जाना चाहते हैं। तुर्की ने अभी रिसेंटली जो है ना वर्क वीज़ा के हवाले से उनको मैन पावर शॉर्टेज है कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, ठीक, तो वो पाकिस्तान से मैन पावर लेना चाह रहे हैं। पहले वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं थी, अभी वीज़ा रेशो बेहतर हुई है और वो प्रॉपर वे में लोग जा रहे हैं। अब जब जाना शुरू हुए हैं तो ये ऑफलोडिंग के मसले में, अब ऑफलोडिंग की स्टेप जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगा देती है, वो बंदा दोबारा मोबिलाइज होकर उस कंट्री में पहुंचता है, वो देखते हैं कि आपको पहले आपकी कंट्री ने ऑफलोड किया, आपको ऑफलोड किया, इसका मतलब आप डिफॉल्टर हो। वो फिर ऑफलोड करके वापस आ रहे हैं तो वीज़ा यूटिलाइज हो गया, वो आगे हमारे साथ बहस शुरू कर देते हैं कि आपने जो है ना हमें वीज़ा ठीक नहीं दिया, ये मसले मसाइल, वो हमें इश्यूज जो है ना बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। इकबाल साहब ये बताइए कि इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो वो उनकी क्या रेशो है, वो किस तरह प्रमोट कर रहे हैं अपने शहरियों, किस तरह बाहर भिजवा रहे हैं? हम आज तक जीसीसी कंट्री से बाहर नहीं निकले, क्योंकि हमारी मेन पावर का जो सबसे ज़्यादा जा रही है वो सऊदी अरेबिया में जा रही है। 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख बंदा हर साल। अब हम इन 6-7 मुल्कों के अलावा कहीं से नए MOU साइन, यूरोप के मुल्क हैं या दूसरे अफ्रीका आप के, तो ये नौकरियां बांग्लादेश और रोजगार मिलता है लोगों को जब आपके MOU दीगर ममालिक से MOU जितने ज्यादा साइन होंगे, हम ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से किसकी आप समझते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान दिलचस्पी नहीं ले रही इस मामले में? जी, और कई ये नहीं कि अभी से, कई सालों से कि भी हम मौजूदा हुकूमत को कहें, हम जिस जगह से मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज आना है, ज़र मुबादला आना है, उसके लिए आसानी और उसके लिए तगोदो
किसी हुकूमत ने जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं की है। किसी भी हुकूमत ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, और हालांकि इसके इंटरेस्ट शो किया जाए, दिलचस्पी शो किया जाए, वर्किंग की जाए, तो ये पाकिस्तान का फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, इस टाइम पे मौजूदा ये पंजाब गवर्नमेंट है, जाने वाले वर्करों के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की है 1 लाख से 1.5 लाख रुपया कि वो जाने वाले बंदों के अखराजात उठा रही है। नेफ्टेक अपने वो ट्रेनिंग सेंटर के पैसे दे रहे हैं, मगर उसका जिस टाइम तक प्योपा के साथ बैठते हैं, एसोसिएशन और प्राइवेट सेक्टर के साथ आप बैठ के तरीक़ेकार तय नहीं करते, आप अपनी मर्ज़ी के लोगों को फंडिंग दें, मगर जो गरीब वर्कर है, जाना चाहता है, जिसके तक पैसा नहीं है, उसके ऊपर वो लोग अपने अखराजात की मद में उन्हें पैसे दें। बांग्लादेश, इंडिया 39 ममालिक के साथ MOU साइन कर रहा है, हमें नए ममालिक के साथ MOU साइन करने चाहिए। हमारी जितनी अफरादी कुव्वत है वो तो सिर्फ GCC कंट्री, उनकी डेवलपमेंट, उसके लिए वहाँ पे उनको माहौल भी एक अच्छा मिलता है जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइंग है। जो जारी हैं खुदारा, उन मार्केट को अपने हाथ से ऑफलोडिंग करके आप ना घुमाएं। एक दफ़ा कंपनी हमारे हाथ से निकल गई, इंडिया बांग्लादेश चली गई, आपको इनको वापस लाने में कई साल लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जी फैसल साहब, वो क्या कहेंगे आप इस इस्तेमाल पर, क्या आपका इसमें सर अभी ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और शेंजन कंट्रीज़ के हवाले से जो है ना यहाँ पे डेलीगेशंस भी आना शुरू हो गए हैं। उसमें मैकेनिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैन पावर शॉर्टेज है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, IT से रिलेटेड। उसमें हमारी जो यहाँ से लोग हैं, जो यूथ है, हम ये उसको कहेंगे कि भी वो टेक्निकल जो स्किल्स हैं उसको हासिल करें, उसकी बेस पे हम उनको जो है ना आगे रोज़गार मुहैया कर सकते हैं। क्योंकि जो मैन पावर उनको प्रॉपर चाहिए, वो यहाँ पे आके ट्रेड टेस्टिंग उसकी कंडक्ट होती है। उसके लिए जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी एक तो सॉफ्ट स्किल्स वो कहते हैं अच्छी होनी चाहिए, बिहेवियर हमारा जो है ना जो वर्कर्स का है, उसके हवाले से ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी प्योपा की तरफ से शुरू किया गया है कि जो वर्कर्स बाहर जाता है उसको जो है ना थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो उन ममालिक में जाके उनकी जो बहुत शुक्रिया फैसल खान साहब, यकीनन आपके ये जो मौक़िफ़ सामने आ चुके हैं और हुकूमत जो है इसके ऊपर देखना चाहिए, इसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान को फ़ायदा है। सईद असद के बाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जो है वो वापस आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रेक के बाद जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यही है कि पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें तो वसूली का दायराकार बढ़ाया गया है। अब जो है वो पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि शहरी इलाकों से बाहर हाउसिंग सोसाइटी से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। और ये भी मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो है वो हुकूमत से मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहायशियों से वसूली होगी। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि DC रेट के ऊपर भी ये बताया जा रहा है कि ये टैक्स अब मुख्तस किया गया है। ये किस तरह है सर, कैसा है, इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा वापस आते हैं।